Hello everyone, here we are talking about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. Our topic about pedagogical analysis of poetry, कि हम किसी poetry का जो pedagogical analysis है वो कैसे करते हैं. You all know that pedagogical analysis has four basic steps or four important pillars, that are content analysis or unit analysis, and second one is instructional objective, and third one is teaching method. Fourth and last one is selection of evaluation devices. In each and every topic we have to divide topic in subtopics, major concept or minor concepts. तो जब हम पोइट्री की बात करेंगे तो पोइट्री में हम क्या करेंगे, पोइट्री में उसका एनालिसिस है, हम उसको कैसे करेंगे. पोइट्री में क्या होगा, स्टेप वाइज चलेगा, कंटेंट एनालिसिस चलेगा इसका पोइट्री का. तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसका यूज ऑफ जो मेटाफोर है उसमें उसका आ जाएगा, सिग्निफिकेंट वर्ड्स है, तो रिपीटिशंस हैं. तो ये सब चीजें क्या है, एनालाइज किए जाएंगे, बिकॉज वी हियर वी वॉच ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन, दैट इज एनालिसिस. तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब पोएट्री का एनालाइज करेंगे तो उसमें कौन कौन से जो स्टेप तो ये 4 स्टेप है. इन 4 स्टेप्स के अंदर हम किस किस चीज का जो एनालिसिस करेंगे, किस किस चीज के बारे में हम देखेंगे. पोएट्री चाहे किसी भी तरीके की हो, कोई भी पोएम है तो हम उसका जो एनालिसिस है वो सेम तरीके का होगा. हम जो यहाँ पे पोएम कर रहे हैं वो पोएम है द लीव्स आर फ्रेश आफ्टर द रेन, द एयर इज कूल एंड क्लियर, द सन इज शाइनिंग एंड वार्म अगेन, the sparrows hopping in the lane and earth can full of cheers. तो ये जेम्स स्टीफन्स की एक पोएम है. जेम्स स्टीफन की पोएम का हम कंटेंट एनालिसिस पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं. तो हम इसका स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप दैट इज कंटेंट और यूनिट एनालिसिस. फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस में हम क्या कुछ जो एनालाइज करेंगे या फिर इसके अंदर हम इसमें कौन कौन से जो स्टेप्स है वो करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की. जो बात करते हैं सिंबॉलिक कौन कौन से जो एक्सप्रेशन हैं इसकी. सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, बिकॉज प्रोज एंड पोएट्री आर द डिफरेंट थिंग्स. ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं. प्रोज में जो अगर हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की बात करें तो वो चीज नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका जो कंटेंट एनालिसिस है इसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा प्रोज से. तो इसमें क्या है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होगा. सिंबॉलिक एक्सप्रेशन का क्या मीन्स है, आफ्टर द रिकॉग्नाइज ऑफ टचिंग स्पॉट्स इन द पोएम, स्टूडेंट विल बी मेड अवेयर ऑफ ब्यूटीफुल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन. जब भी स्टूडेंट किसी पोएम को पढ़ता है तो उसके जो पोएम के जो भी स्टेप्स हैं, पोएम की हर एक लाइन पढ़ने के बाद उसको क्या होता है, कुछ जो ब्यूटीफुल जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होते हैं उसके बारे में पता चलता है. द प्रोसेस विल इन्वॉल्व चॉइस ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ द पोएम. तो पोएम का जो डिफरेंस होता है प्रोज से, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो स्टूडेंट उसकी जो लाइंस पढ़ता है, जब उसका मीनिंग क्लियर करता है तो कुछ उसको जो ब्यूटीफुल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मिलते हैं. बिकॉज पोएम में क्या होता है, जो वर्ड्स लिखे होते हैं कई बार उसका जो वही आंसर ना होकर उसका जो आंसर है वो घुमा फिरा कर उसका मीनिंग मिलता है. तो इसलिए इसमें जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो ढूंढने पड़ते हैं. इसमें जैसे जो सिंबॉलिक अगर एक्सप्रेशन की बात किया, नॉट लर्निंग एनीथिंग, इस पोएम के हिसाब से जो पोएम का हम एनालाइज कर रहे हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से, नॉट लर्निंग एनीथिंग, नॉट लर्निंग एनीथिंग. तो ये लाइन है वो क्या, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की जो लाइन आई है या फिर जो वर्ड्स आए हैं. एंड दैट इज वाई वी डांस एंड सिंग. एक और लाइन है, एंड दैट इज वाई
we dance and sing. So these are the symbolic expression of the poem. तो इस प्रकार से हम इसका जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं। हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कंटेंट एनालिसिस है। इसका जो फर्स्ट है वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, जो इसका फर्स्ट आया है पोएम का कंटेंट एनालिसिस में, वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आया। अगर हम सेकंड इसकी बात करते हैं तो सेकंड इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमने प्रोज में देखा था नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, spelling of difficult word. Here it is symbolic expression, and second is aesthetic appreciation. Second क्या है, aesthetic appreciation. किसी भी पॉइंट का आगे हम देखते हैं पोएट्री एनालिसिस में एप्रिसिएशन, aesthetic appreciation. What do you mean by aesthetic appreciation? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट वर्ड, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट वर्ड। तो हमने जो जैसे लाइंस पढ़ी थी, द लीव्स आर फ्रेश आफ्टर द रेन, द एयर इज कूल एंड क्लियर, द सन इज शाइनिंग वार्म अगेन, द स्पैरोज हॉपिंग इन द लेन, द इट कैन फुल ऑफ चीयर। तो इसमें क्या है, चीयर, क्लियर, वार्म, फ्रेश, एक्स्ट्रा, ये क्या है इसमें सिग्निफिकेंट जो वर्ड्स हैं। चीयर, क्लियर, वार्म, जो वर्ड्स हैं वो क्या आते हैं, जो सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं उसमें आ जाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं वो अलग किए हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं इसमें, मेटाफोर, क्योंकि हर एक जो पोएम होती है प्रोज में ये सब नहीं होता, किसी स्टोरी में ये सब नहीं होता। जो मेटाफोर होता है वो क्या होता है, पोएम में होता है। इसमें मेटाफोर क्या है, फ्रेश लीव्स एंड वार्म एंड शाइनिंग सन। फ्रेश लीव्स, वार्म एंड शाइनिंग सन। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। जो पोएम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं मेटाफोर, वो उस पोएम के अकॉर्डिंग है। हर एक पोएम के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मेटाफोर है उसके वो लाएंगे, अलग उसके जो सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं वो आएंगे। आगे हम बात करते हैं रेपिटेशंस की। रेपिटेशन मतलब जो शब्द हैं वो रिपीट होते हैं, एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई जो ये लाइन है, एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई। तो इस चीज की क्या है, वहां पे रेपिटेशंस हो रही हैं, ये चीज जो रिपीट हो रही है। आगे हम बात करते हैं इसमें राइमिंग वर्ड्स की, क्योंकि जो पोएम्स होती हैं उसमें राइमिंग वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें इसमें रेन, अगेन, लेन, ये जो वर्ड्स हैं, काफी जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं। दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, लिटिल बिट डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन, या फिर एक जैसे जो वर्ड्स आते हैं, एक जैसे जो बोलने में आ जाते हैं, अगेन, रेन, लेन। तो इसमें मतलब क्या है, इसका जो राइम है या फिर इसका बोलने का तरीका है वो क्या आता है, वो एक जैसा आ जाता है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम ना होकर, लेकिन उसका जो स्टाइल है, जो उसका तरीका है वो क्या आता है,
एक जैसा आ जाता है। आगे हम इसकी बात करेंगे, पहले सिग्निफिकेंट वर्ड्स है, फिर मेटाफोर है, फिर इसकी जो रिपीट हुए वर्ड्स हैं वो है। आगे है इसके अंदर राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जैसे होते हैं, मैंने बताया कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत सेम होती है। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड जैसे रेन। रेन के जो राइमिंग वर्ड है इसमें क्या है, वो अगेन, लेन, तो दीज आर द राइमिंग वर्ड ऑफ रेन। आगे हम बात करते हैं क्लियर। क्लियर, cheer, these are also rhyming words. Play, gay, today. Play, gay, today. These are also rhyming words. So these are rhyming words. Rhyming word आया rain, rain के लिए again, rain, clear, cheer, play, gay, today. So these are the rhyming words. तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस, कि हम कंटेंट एनालिसिस में किस किस चीज का जो एनालिसिस करते हैं, किस किस चीज को हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका सेकंड जो स्टेप है वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का। इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम क्या क्या जो एनालिसिस है वो करेंगे। सेकंड स्टेप है इसका instructional objectives। What is an instructional objective? Instructional objective में student are expected to knowledge first, जो हमने किया था प्रोज में, नॉलेज। प्रोज में भी हमने ये स्टेप्स किए थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, तो दिस इज ऑल्सो सेम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज, किस टाइप की नॉलेज, किस चीज की नॉलेज, इसमें क्या है, रिकॉल द थॉट्स गिवन इन पोएम। वहां पे जो आए थे प्रोनाउंसिएशन की बात की थी, वर्ड मीनिंग की बात की थी, वोकैबुलरी, बट हियर वी विल टॉक अबाउट थॉट्स, व्यूज। रिकॉल द थॉट्स गिवन इन, रिकॉल द thoughts given in poem। पोएम में जो भी थॉट्स दिए गए हैं उनको रिकॉल करना, उनको दोबारा से याद करने की कोशिश करना या फिर याद करवाना। आगे है रिकॉग्नाइज द आइडिया। रिकॉग्नाइज द आइडिया कंटेन इन पोएम। आइडिया कंटेन इन पोएम, जो भी आइडिया पोएम में दिया गया है उसको रिकॉग्नाइज करना। आगे अंडरस्टैंड, लाइक एज प्रोज एनालाइज किया था जो, उसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्टेप था नॉलेज, सेम स्टेप इसमें। सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एंड फ्रेजेस, किस चीज को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस कौन कौन से फ्रेजेस होंगे, जो फ्रेजेस पोएम में आते हैं। फ्रेजेस पोएम में जो भी आए हैं उस चीज की जो नॉलेज है वो समझना, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। और क्या हो सकता है इसमें अंडरस्टैंडिंग में, और अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है, यूज ऑफ मेटाफर, राइमिंग वर्ड्स, यूज ऑफ रेपिटेशन। अंडरस्टैंड क्या होगा इसमें, understand the use of metaphor,
वर्ड्स। क्योंकि पोएम्स में मेटाफोर भी आते हैं और राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं और जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो भी बहुत होती है यहाँ पे। तो इस प्रकार these are two basic knowledge या basic understanding about the words and phrases and use of metaphor, rhyming and words का क्या है अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट क्या है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में क्या होगा? एप्लीकेशन में आएगा एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ इंग्लिश पोएम इफेक्टिवली। इसमें इफेक्टिवनेस की बात आती है, किसी भी चीज को इफेक्टिव रूप से हम बता सकते हैं, उसका इफेक्टिव रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ इंग्लिश पोएम इफेक्टिवली। एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ इंग्लिश पोएम इफेक्टिवली। तो इसमें क्या हो सकता है इफेक्टिवली, दैट मीन्स आप एक प्रॉपर जो इफेक्टिव तरीके से उस चीज को आप एक्सप्लेन करो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेटाफर की, सुफिक्स की, परफिक्स की और राइमिंग वर्ड्स की, रेपिटेशन जो रिपीट वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस। अगर आपको उन सब चीज की नॉलेज होगी तभी आप क्या कर सकते हैं इसमें जो एक इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट लाइक ऑल्सो स्किल्स। इसमें भी क्या आएगी स्किल्स। जो इसका फोर्थ स्टेप होगा उसमें क्या आएगी स्किल की बात करेंगे हम। स्किल में क्या होगा पोएम में लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल, रीडिंग, जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, जो सभी स्किल्स हैं इसमें इम्प्रूव होंगी। इसमें जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट की जो बात है वो कही गई है। नेक्स्ट करेंगे हम टीचिंग मेथड्स। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोएम के लिए दैट इज टीचिंग मेथड्स। अब जो टीचिंग मेथड प्रोज के लिए होगा वो पोएम के लिए नहीं होगा। पोएम के लिए जो अलग है अपना टीचिंग मेथड वो पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें स्मॉल स्टूडेंट चिल्ड्रन की तो वहां पे मोस्टली जो पोएम्स होती हैं जो टीचिंग मेथड यूज किया जाता है दैट इज सिंगिंग मेथड। तो अकॉर्डिंग टू एज और मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूज्ड फॉर द पोएम। थर्ड पॉइंट teaching methods for poem, for the poetry। सबसे पहले क्या है इसमें कि जो है टू डेवलप लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा सबसे टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर स्टेप, एक्सेंट, रिदम एंड इंटोनेशन। तो इसमें क्या होगा टीचर विल रिसाइट पोएम वो कैसे करेगा विद प्रॉपर, टीचर विल रिसाइट द पोएम recite the poem with proper scent, stress, rhythm and intonation, because the all things are very important. Sense, stress, rhythm, intonation for proper pronunciation, for proper understanding of any word or of any line। इसलिए इसमें हर एक चीज का जो प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा। तो हर एक चीज का ध्यान तभी जाकर क्या होगी जो पोएम है वो बच्चे अच्छे से सीख सकेंगे। उनको जो एक्सेंट का पता चलेगा, उनको जो इसके रिदम का पता चल पाएगा। आगे हम बात करेंगे टू डेवलप रीडिंग स्किल। ये तो क्या है यहाँ पे क्या आएगी यहाँ पे टू डेवलप लिसनिंग स्किल, बिकॉज स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। तो सेकंड क्या होगी टू डेवलप रीडिंग स्किल।
स्किल के लिए स्टूडेंट द्वारा क्या किया जाएगा, इमिटेट किया जाएगा। जो भी टीचर ने बोला है उसको क्या कॉपी किया जाएगा। टीचर विल अगेन रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर स्टेप, एक्सेंट, रिदम एंड इंटोनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट और जो टीचर है वो दोनों क्या करेंगे, साथ में बोलेंगे इस चीज को। हेयर द स्टूडेंट एंड टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर एक्सेंट, प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर रिदम। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप स्पीकिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। To develop speaking skill of a student। यहाँ पे क्या होगा, बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप की जाएगी। तो स्टूडेंट को कहा जाएगा, स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट और टीचर रिसाइट करेंगे, स्टूडेंट एंड टीचर रिसाइट। यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट will be asked to recite the poem with proper sense, stress, intonation and rhythm। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड इसका बताया गया है कि कैसे उस चीज को जो टीच किया जाएगा, कैसे बच्चों की जो स्किल्स है वो डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वो है इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन है, टीचिंग जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें रिसाइट वाला जो फर्स्ट है किया जाएगा, उसके बाद क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुधारी जाएगी, उनको राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ उनको जो प्रॉपर मेटाफर की जो नॉलेज है वो दी जाएगी। इस प्रकार बहुत सारी जो चीजें हैं वो इन मेथड के द्वारा सिखाई जाएगी। आगे हम जो बात करते हैं वो करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन टेक्निक या फिर इवैल्यूएशन जो डिवाइसेस हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, एक तो ऑरल मोड ऑफ इवैल्यूएशन इन फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड नरेशन द पोएम विल बी यूज्ड इन क्लासरूम। ओरल मेथड यूज किया जा सकता है, ओरल मेथड दैट मीन्स कि जो पोएम है वो सुनी जा सकती है बच्चों से, पोएम के जो मीनिंग है वो क्लियर किए जा सकते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। यूज ऑफ मेटाफर, यूज ऑफ रेपिटेशंस या राइमिंग वर्ड, इन चीजों के बारे में पता किया जा सकता है, बच्चों से सुने जा सकते हैं। उसकी जो नरेशन है या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करवाई जा सकती है। आगे है क्वेश्चंस फॉर इवैल्यूएशन। सम क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस, यहाँ पे तो उनसे एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी, उनसे पोएम के बारे में पोएम पढ़ाई जाएगी, इसका मीनिंग के बारे में पता किया जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस पोएम से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे को दिए जा सकते हैं। जैसे गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, सम जो राइमिंग वर्ड है वो बताए जाए। गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ, गिव द rhyming word, rhyming word of following। कुछ वर्ड दिए हैं यहाँ पे, जैसे से, अगेन, क्लियर, इस तरीके
तरीके से हम जो राइमिंग वर्ड है वो बच्चों से करवा सकते हैं, राइमिंग वर्ड के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आगे कुछ जो है मीनिंग ऑफ कह सकते हैं, मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फॉलोइंग वर्ड हैं जिनके जो मीनिंग है वो बता सकते हैं। हॉपिंग, रेस, तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जिसके जो मीनिंग है वो बच्चों से लिखवाए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। और बच्चों को जो होम असाइनमेंट दिया जा सकता है उसमें क्या है, राइट द समरी ऑफ द पोएम। होम असाइनमेंट में, या फिर हम इसको होमवर्क बोल सकते हैं। होमवर्क, होमवर्क में क्या हो जाता है, समरी ऑफ पोएम। आप पोएम की जो समरी है उसको लिख सकते हो, लिखवा सकते हो, और क्या जो एक्सप्लेनेशन है वो करवा सकते हो। तो दीज आर द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी पोएट्री। किसी पोएम का, किसी पोएट्री का जो एनालिसिस किया कैसे किया जा सकता है। एवरी जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वो किसी भी टॉपिक का वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 स्टेप्स। तो दिस 4 स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो दिस इज द पेडागोजिकल एनालिसिस अबाउट पोएट्री। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।